गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नेज़ल पैसेज। तो फ्रॉम नेज़ल पैसेज एयर कम्स इन। अब नेज़ल पैसेज की जो एंट्री है वो क्या है? नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल दो होते हैं तो नॉस्ट्रिल्स हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रिल से क्या है, नेज़ल पैसेज के अंदर एयर आ गई। अब वो एयर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। अब देखो एयर माउथ कैविटी से भी आ सकती है, तो माउथ के थ्रू भी एयर अंदर आ सकती है। बट बेटर क्या है कि एयर कहाँ से आए? बेटर है कि वो नॉस्ट्रिल्स से आए, बिकॉज नॉस्ट्रिल्स में ना जो नेज़ल पैसेज है उसमें अंदर हेयर्स होते हैं, अंदर स्टिकी सरफेस होता है, तो चिपचिपा सरफेस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं और जो एयर है वो थोड़ी थोड़ी फिल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स तक जो है एयर की जो क्वालिटी है वो इतनी ख़राब एयर नहीं जाती अंदर। एक और बात यह है कि एयर में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे ही नेज़ल पैसेज में एंट्री लेते हैं तो हमें ना सेंसेशन होता है और उसकी वजह से हम तुरंत छींकने लग जाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से ना जो एयर का प्रेशर होता है वो उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। तो बेटर तो यही है कि नेज़ल पैसेज से एयर अंदर आए। तो जब आप ब्रीथ करेंगे एयर अंदर आएगी। कॉमन पाथवे है दोनों का रास्ता कॉमन है। आगे चल के वो किधर चली जाएगी? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स। तो देखिए फेरिंग्स से होता हुआ फूड भी जाता है, लेकिन फूड किधर जाता है? ईसोफेगस में। और फिर जो एयर है वो फेरिंग्स से होती हुई कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। लैरिंग्स का मतलब इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लैरिंग्स में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ग्लॉटिस, जो कि वोकल कॉर्ड्स के बीच में होता है। तो ग्लॉटिस के थ्रू होकर के हवा को जाना होता है, ठीक है ना। तो ग्लॉटिस को कवर करने वाला एक फ्लैप होता है। ग्लॉटिस का कवर क्या कहलाएगा? इपीग्लॉटिस, ठीक है ना। तो लैरिंग्स में क्या है? ग्लॉटिस है और इपीग्लॉटिस है। ग्लॉटिस को कवर कौन कर रहा है? इपीग्लॉटिस। तो जैसे ही आप खाना खाते हो वैसे ही क्या होता है कि जो ये इपीग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है। तो फूड हमारे ट्रैकिया में एंट्री नहीं लेता है, मतलब हमारे लैरिंग्स के थ्रू होकर के फूड ट्रैकिया में नहीं जाता। तो इससे हमें सेफ्टी मिल जाती है। तो ये फंक्शन है इपीग्लॉटिस का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मान लीजिए एयर आपने ली, तो एयर लैरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में आ गई। तो पता है क्या होता है? लैरिंग्स में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो जब भी इन वोकल कॉर्ड्स को हम यूज़ करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स की जो ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स को ना हम अपने स्पीच के लिए यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है एंड वी प्रोड्यूस साउंड। तो उस वाइब्रेशन के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो एयर जो है लैरिंग्स के अंदर से आती जाती रहती है एंड वी प्रोड्यूस साउंड by movement of air, and when air moves through the vocal cords start sound, तो start to produce sound। तो ये साउंड प्रोडक्शन है जो आप इससे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब एयर है वो अंदर आएगी तो वो किधर आ जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, मतलब सी शेप्ड, कैसा? सी के आकार के ऐसे कार्टिलेज की रिंग होती है। तो पूरे ट्रैकिया में ना इस तरह से कार्टिलेज की रिंग होती हैं और ये कार्टिलेज की रिंग क्या करती हैं? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। मतलब ये कि जब एयर का फ्लो होता है प्रेशर के साथ, तो अगर इसमें कार्टिलेज नहीं होगा ट्रैकिया में तो हो सकता है ये ट्रैकिया जो है चिपक जाए आपस में। तो अगर ये चिपक जाएगा तो हम हो सकता है नेज़ल जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, मतलब हवा का आना जाना एकदम से रुक जाए, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कोलैप्स होने से बचाने का काम किसका है? रिंग ऑफ कार्टिलेज का। तो उसके बाद जब आप देखेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है फिर जो हमारा पैसेज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। और उसके बाद हर ब्रोंकाई आगे चल के किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकियोल्स में। तो जो आगे ब्रांचेस बनी हुई हैं वो ब्रोंकियोल्स हैं, और ब्रोंकियोल्स एंड अप होते हैं किस में? एल्वियोलर सैक में। अब एल्वियोलर सैक का मतलब ये जो अंदर सैक बना हुआ है ये एल्वियोलर सैक है, और ये एल्वियोलाई हैं आपके सामने। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? बैलून लाइक दिखाई दे रहे हैं। तो ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से पहले क्या पार्ट था? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल से पहले जो पार्ट है वो क्या है?
ब्रोंकाई। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब इसमें हमको दिखाई दे रही हैं 2 लंग्स, है ना। तो लंग्स को जो है कवर करने वाली जो लेयर है, लंग्स को बाहर से जो लेयर कवर करती है उसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा, ठीक है ना। और जो प्लूरा है इसके अंदर फ्लड बहता है जिसको प्लूरल फ्लड कहते हैं, प्लूरल फ्लड। तो लंग्स के अंदर जो फ्लड बहता है, जो प्लूरा के अंदर, सॉरी प्लूरा यानी लंग्स को कवर करने वाली लेयर, तो जो प्लूरा है उसके अंदर फ्लड बहता है उसे प्लूरल फ्लड कहते हैं, जिससे ना लंग्स को शॉक नहीं लगता है बाहर से, है ना। तो अब एयर जो आएगी वो ट्रैकिया से होती हुई और ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकियोल्स में जाएगी, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा पैसेज होता है एयर का। और आपको दिखाई दे रहे होंगे रिब्स, यानी लंग्स को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम रिब्स का है। तो हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमंस? 12 पेयर ऑफ रिब्स आर देयर। तो 12 पेयर रिब्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डायफ्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इट इज़ मेड ऑफ मसल्स। तो डायफ्राम जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है? तो डायफ्राम का फंक्शन जो है वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को ठीक तरीके से कराना, इसी का काम है। तो जो डायफ्राम है, when we breathe in air, the diaphragm and the muscles attached to the ribs contract, due to which our chest cavity expand। तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जब हम देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डायफ्राम का जो नीचे शेप है वो डोम शेप होता है, ठीक है ना। ये हमारी सपोज ये हमारी चेस्ट कैविटी है, ओके। तो अब क्या होता है, जब आप सांस लेना चाहते हो, इन्हेलेशन करना चाहते हो, तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है ना। और जो हमारी रिब्स हैं वो एक्सपेंड करती हैं। तो जब हमारी रिब्स जो हैं ये एक्सपेंड करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, तो जो हमारे इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, तो जो ये हमारी चेस्ट कैविटी है, देखो आप, ये एक्सपेंड हो जाएगी। चेस्ट कैविटी का जो अंदर वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। तो जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और रिब्स एक्सपेंड करेंगी, तब क्या होगा, हमारी लंग्स को स्पेस मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लंग्स एक्सपेंड करेंगी। तो जब लंग्स एक्सपेंड करेंगी तो अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर कम हो जाएगा। और बाहर प्रेशर कैसा है? हाई है। तो अब क्या होगा, वी टेक इन एयर। तो अब क्या होगा, हम इनहेलेशन करने लग जाएंगे, हवा अंदर आने लग जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अंदर का प्रेशर अभी लो हो गया है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड कैसा है? हाई है। तो अगर हमें एक्सहेलेशन करना होगा तो क्या होना चाहिए? अगर हमें एक्सहेलेशन करना होगा तो जो डायफ्राम अभी फ्लैट हुआ था ये दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। तो बोला डायफ्राम किधर को आने लगेगा? ऊपर की तरफ को। और जो ये रिब्स एक्सपेंड हुई थी पहले, अब ये क्या करेंगी? वापस आने लगेंगी। तो रिब्स जो हैं वो वापस नॉर्मल पोजीशन की तरफ आने लगेंगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम लेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसा होने से जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा इन द लंग्स, और बाहर उसके कंपैरिजन में लो प्रेशर होगा। तो अब क्या होगा, एयर विल मूव out, and what you will do the exhalation. So this is the mechanism of inhalation and exhalation, that is very important for you.